बिहार के सियासत में आज सरगर्मी का एक नया रूप देखने को मिला है। जब मंच पर अमित शाह खड़े हुए तो सवाल नहीं बल्कि चेतावनी सबके कानों में गूंजने लग गई। और चेतावनी ये थी कि आखिर बिहार को हो क्या गया है। विपक्षी दलों पर शाह का हमला इतना तेज था कि लोगों ने इसे केवल राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि सियासी तमाचा करार दे दिया। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत और हालिया स्थिति को देखकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद से भी बिहार ने देश की राजनीति और संविधान निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, लेकिन ये राज्य अब बीमारू राज्य बन गया है। शाह ने सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर उस उज्जवल इतिहास वाले बिहार को हो क्या गया है। उन्होंने कहा कि बिहार कभी राजनीति का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब बीमारू राज्य कहलाने लगा है। उन्होंने लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को जंगल राज बताते हुए बिहार को बीमारू राज्य करार दे दिया। इसी के साथ उन्होंने बिहार के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 10 वर्ष में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त कर देंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में बिहार की कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रबंध कर लिया है। बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है और 50,000 हेक्टेयर ज्यादा भूमि इससे सिंचित भी होगी। 20 सालों में एनडीए सरकार ने विकसित बिहार बनाने की नींव तैयार की है। भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए अमित शाह ने विपक्षी दलों के नेताओं को खूब घेरा। कहा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश नहीं है। इस विधेयक में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री को 30 दिन या उससे अधिक जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान माना गया है। पटना में 2 मीडिया समूहों के एक आयोजन में अमित शाह ने कहा कि भाजपा शासित असम में घुसपैठ रुक गई है, लेकिन पड़ोसी पश्चिम बंगाल में ये जारी है, क्योंकि वहां की सरकार अवैध प्रवासियों का लाल कालीन स्वागत कर रही है। देश में घुसपैठियों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दोष मढ़ने वाले विपक्ष के दावों पर शाह ने कहा कि लुटेर दिल्ली में बैठे लोगों को पता ही नहीं है कि सीमाएं कैसी हैं। बांग्लादेश से लगी सीमा पर घने जंगल और तेज नदियां हैं, जो मानसून के दौरान उफान पर आ जाती हैं। बाढ़ लगाना असंभव है और 24 घंटे निगरानी करना तो बेहद ही खतरनाक। सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की नावें भी अक्सर बह जाती हैं। जाहिर है कि अमित शाह भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के रूप में उनका राजनीतिक करियर मजबूती से आगे की तरफ बढ़ा है। उनकी लोकप्रियता का मुख्य आधार उनके संगठित चुनाव प्रबंधन, मजबूत पॉलिटिकल रणनीति और जनता से संवाद माना जाता है। शाह का नेतृत्व न केवल पार्टी को चुनावी सफलता दिलाने के लिए कहा जाता है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वसनीय और असरदार नेता के रूप में भी स्थापित करता है। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। एनडीए के कई नेता इस चुनाव में प्रचार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में कुल 10 से 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो वो 25 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी सभाएं करेंगे। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में विशाल रैलियां निर्धारित की गई हैं, जबकि आने वाले 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक बात तो साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और जदयू पहली बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि पूर्वी केंद्रीय कैबिनेट इस चुनाव में प्रचार करती हुई नजर आने वाली है। सभी मंत्रियों के कार्यक्रम भी फिक्स कर दिए गए हैं। इस बीच ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि बिहार के सत्ता की चाबी एनडीए के हाथ में आती है या फिर आरजेडी का सामर्थ्य इसे रोक पाता है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर मतदाताओं का बहस जारी है। लोग कह रहे हैं कि कौन है असली विकासकर्ता और कौन बचाएगा बिहार की जनता। हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी।
और अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड रास्ता बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया है। और साहब, आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। माहौल बिहार में बना है। में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं। मैं बताया नहीं इनको, मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो, वो परिवारवाद से चलते हैं। बिहार के किसी भी युवा में कितनी क्षमता है उसका कोई लेन देन नहीं है। उसको राजद का अध्यक्ष लालू जी के बाद उनका बेटा और उनके बाद तेजस्वी जी का बेटा बनने वाला है, पूरा बिहार जानता है। वहां पर भी है इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। भारत के युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ये परिवार देश की राजनीति बदल सकते हैं? क्या ये परिवार देश की राजनीति में से भ्रष्टाचार निकाल सकते हैं? क्या ये परिवार, जो चंद परिवार जाति के आधार पर बनाकर बैठे हैं, वो देश को एक नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? हमने तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लाना चाहिए। जो परफॉर्म करेगा वो पॉलिटिक्स में चुन कर आएगा, जिसमें मादा होगा वो शासन करेगा। कब तक चलाएंगे परिवार की पार्टियों को? समय आ गया है अब देश के युवा निर्णय करें कि शासन वही करेगा जो प्रतिभाओं को मौका देगा। शासन वही करेगा जो टैलेंट को मानेगा। और ये पार्टियों में टैलेंट की कोई जगह नहीं है भैया।